बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सीमल हाशमी। आप देख रहे हैं नजम सिटी शो और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी जी, वालेकुम सलाम। क्या सीमल हाल कैसी चाल हैं है? आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ। गरम गरम मौसम में सारा ऐसा दिन गरम गरम खबरें देखते रहे, मिजाज कैसे है ऐसा आपके? वैसा गर्म है, और गर्मी जब इतनी ज़्यादा हो तो मिजाज का फैसला तो आप खुद ही कर लीजिए। जी महकमा मौसमियत वाले हमें बताते हैं कि जी 41 डिग्री टेम्परेचर है और फील जो है वो 51 की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पानी जो है वो इस तरह आ रहा है जैसे चाय की पत्ती डालें और चाय पी लें गरम गरम, उसके ऊपर इतना टैब्स के अंदर पानी गर्म है। ये तो हालात हैं ही बुखारी साहब, लेकिन दूसरी तरफ जो खबरों की गर्मी हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम का एजेंडा आपको बता देती हूँ कि आज शो में हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे पंजाब हुकूमत में वजारत आला की दोबारा इलेक्शन की तलवार मुसलसल लटक रही है और आज भी मामला कल पर पड़ गया, यानी कि जो डिसीजन एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो आज नहीं हुआ, वो कल होगा। इस पर बात होगी और बुखारी साहब की फाख्ता जो है उसके घोंसले में आज बहुत कुछ है। इनसाइडर्स बहुत से हैं जो हम आप तक पहुँचाएंगे। ये जो भीनी भीनी हंसी आप देख रहे हैं उनके चेहरे पर, ये आपको खबरें बताएंगे आज और आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा आज प्रोग्राम में वफाकी बजट जो मंजूर हुआ, काफ़ी बहस हुई, गर्मा गर्मी हुई, बहुत ज़्यादा शोर होगा भी हुआ, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ FBR की तारीफ तो बनती है, रेवेन्यू 29% ज़्यादा और 60 खरब इकट्ठा कर लिया, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बुखारी साहब, हमजा शहबाज शरीफ को वजारत आला से हटाने की जो दरख्वास्त है वो फिर कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज लग रहा था कि शायद डिसीजन आ जाएगा, कुछ फैसला कुन बात कर रहे होंगे हम जो कल तासर दिया था ऐसा अदालत ने भी और वकला ने भी कि शायद आज फैसला हो जाएगा, लेकिन वो आज फैसला नहीं हुआ है। उसकी बहुत सारी वजूहत है, क्योंकि एक तो बहुत सारे वकला ने आज अपना आर्गूमेंट इतना लंबा कर दिया कि वो कोर्ट के लिए गुंजाइश शायद नहीं थी। और दूसरी बात यह कि इसके हवाले से दो तीन बातें जो करनी बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि आइन में इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन और इबहम नहीं है कि अगर कोई रुकन जो असेंबली है अपने पार्टी के हेड की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कहीं वोट कास्ट कर दे और आप उसको बाद में शिकायत करके इलेक्शन कमीशन से डी सीट करवा लें, वो वोट वैलिड काउंट होगा। इसके बारे में कोई इबहम नहीं है आइन में। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें जो एक बहस नई जारी हुई है वो सिर्फ ये है कि क्या इसका नफाज जो है पीछे के फैसलों पर भी होगा या सिर्फ आने वाले फैसलों पर होगा। मैं अगर आई एम एस लॉ ग्रेजुएट, थोड़ा सा मैं अगर अंडरस्टैंड करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से बहस की गुंजाइश बहुत कम है। अच्छा, लिहाजा ये री इलेक्शन में जो गए हैं, ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहा है और वो होना है, वो तो वापस नहीं हो सकता ना। वो इसीलिए हुआ है कि उन्होंने अपनी पार्टी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वोट डाला और उनको उनके पार्टी हेड ने इलेक्शन कमीशन से रब्ता करके उनको डी सीट करवा दिया। मेरे ख्याल से अब इस हवाले से ज़्यादा बहस लंबी खींचनी नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल चूंकि लेकिन खींच रही है ना, अदालत में जा रही है। और आपने एक बात बड़ी सही की कि एक्शन हुआ, उसके ऊपर शिकायत लगी और फिर वो डिसीट होगा, तो एक्शन तो कंसीडर होगा ना। वो एक्शन नहीं अंडू हो सकता। मैं बता रहा हूँ ना कि कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात यह है कि अजीबोगरीब किस्म की बात हम और देख रहे हैं। ये फैसला पहले जो था ये भी लाहौर हाई कोर्ट का था, अब लार्जर बेंच इसको रिव्यू कर रहा है, लेकिन जो वकला हैं और जो पार्टी के लीडर हैं वो बाकायदा जजमेंट पास कर रहे हैं। मतलब असद उमर ने, शाहमद कुरैशी, फयाज चौहान, बिशारत राजा ने तो आज फैसला सुना दिया कि कल तो ये सीट यानी ना वज़ीर आला रहेंगे, ना ये बजट रहेगा, ना कुछ। कहाँ होता है ये? कौन सी दुनिया होता है? इस तरह थोड़ी होता है। मेरा ख्याल ये है कि जो फैसला जो भी आए, हम ज़ाहिर है उसके प्रिवी तो नहीं है कि फ़ैसला क्या होना है, लेकिन एक सवाल से मुझे थोड़ा सा यानी कुछ अंदाज़ा होता है। फाख्ता इस्तेमाल नहीं हो, चूँकि हम लाहौर में बैठे हुए हैं इसलिए आवाज़ हमारे कानों तक पहुँचती रहती है। वो ये था कि एक वकील ने कहा कि जी ये अगर आप फैसला उलट देंगे, ये PTI की तरफ से ही, तो ये सब कुछ कहाँ जाएगा। उनकी मुराद ये थी कि वज़ीर आला मुंतखब हो चुका, बजट पास हो चुका, तो उन्होंने जज ने कहा कि ये हम लिखेंगे फैसले में कि सब कुछ कहाँ जाएगा। अच्छा, तो इससे मुझे कुछ लगता है ऐसा कि शायद कल हर चीज़ सॉर्ट आउट होगी। PTI जो है वो कुछ थोड़ी सी यानी मायूस कह लें आप, ये लफ्ज़ या बदल कह लें, जो भी। बुखारी साहब, एक फिर ऑप्शन रहती है कि अगर कल जो भी हाईकोर्ट फैसला देती है, जो भी फरीक नाराज़ होगा इस फैसले से या खुश नहीं होगा, तो वो हायर लेवल पर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी उस फैसले की? क्या अप्लाई हो जाएगा? जब तक इस केस ने आखिरी सूंठ ने बैठना नहीं ना किसी करवट, उस वक्त तक तो वज़ीर आला भी हमजा है, बजट भी पास है और अहकामात भी दे रहे हैं, तो आपको पता सारी हुकूमत उनको जवाब दे रही है। सो मेरा ख्याल ये है कि कल के फैसले में अगर तो फैसला कुछ ऐसे अंदाज से लिखा जाता है कि उसके अंदर अपील की गुंजाइश न रहे, सर्टेनिटी के साथ बात करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ेगी।
अब फिर हम चूँकि प्रिवी नहीं है कि क्या फ़ैसला कल होने वाला है, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि ये सब कुछ अंडू नहीं किया जा सकता। ये मेरी अपनी राय है कि मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ। तो अगर यही सूरत हाल है तो पंजाब के अंदर जो टर्मोइल है वो फौरी तौर पर अगर हल नहीं होता है तो फिर ये एक लंबे अरसे के लिए चलेगा। सही, और वो लंबे अरसे से चलता भी आ रहा है और आगे भी हाँ, आप कह रहे हैं कि चलेगा, चलेगा। लंबे अच्छा, अरसे। वहीं पर आप चूंकि हमजा शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं और बजट की भी बात हुई, थोड़ा सा उनकी दौरे हुकूमत की भी बात कर लेते हैं। वो चाहे चंद ही दिन से शुरू हुआ हो, लेकिन कैबिनेट एक्सटेंड नहीं हो पा रही, लेकिन फिर अभी कुछ तासुर आ रहा है कि कुछ इख्तलाफात भी हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। देखिए, पहली बात तो ये है कि चूँकि मामला जात अदालत में भी है, मामला जात में अनसर्टेनिटी का एक एलिमेंट भी है, लेकिन ये जो वजारतों के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है ना, उसकी मेरे ख्याल से वजाहत बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि ये कहा जा रहा था कि जी पीपल्स पार्टी जो है वजारत ख़जाना मांग रही है और वो शहबाज शरीफ साहब देने पर तैयार नहीं है। एक तो ये कि ये मैं वसूख से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी तकाजा ही नहीं किया वजारत ख़जाना का। अच्छा, पंजाब में कोई तकाजा नहीं किया उनके जो डिमांड है उसके हवाले से, यानी पीपल्स पार्टी को पंजाब में तालीम की वजारत मिलने जा रही है, ज़राअत मिलने जा रही है, रेवेन्यू मिलने जा रही है, एनर्जी और इरिगेशन। अच्छा, और इसके साथ साथ दो जो हैं वो मशीर भी पीपल्स पार्टी के रखे जाएंगे जो कि गैर मुंतखब अफराद होंगे। तो मेरी जो फाख्ता है वो ये कहती है कि जहाँ तक वजारतों की तकसीम या नए वजारतों के हल्फ लेने का ताल्लुक है, दो बड़े अलाइज जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। ये मामला एमिकेबली सेटल हो चुका हुआ है। अच्छा, लेकिन ये तासुर इसलिए भी आ रहा है ना क्योंकि सीट्स कम हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी की, तो सीट्स से ज़्यादा वजारतें मांगना और अभी तक वजारतें मिलना ना, देखिए ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए ना, बहुत मदद की है नून लीग की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी साहब ने सेंटर में हुकूमत बनाने के लिए। सारे एलाइज को तो वही घेरा डाल के लाए, तो इसलिए इनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट तो करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का एक पुराना मसला है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में रिसरेक्शन चाहते हैं। अगर आपको याद हो, पहले एक दफ़ा बिलावल भुट्टो साहब आके बैठ गए थे, फिर उसके बाद जरदारी साहब बैठे, फिर उन्होंने कहा कि मैं आसफा को भेजूंगा, ये आपको सब याद होगा। ये सारी एफर्ट इसलिए कि पंजाब हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हब रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हुकूमत बनाई, सीटें सबसे ज़्यादा पंजाब में ली थी। बेनज़ीर भुट्टो ने 2 दफ़ा हुकूमत बनाई, उन्होंने भी सबसे ज़्यादा सीटें पंजाब में ली थी। तो पंजाब जो है वो समझते हैं कि उनका हब है मोर देन सिंध, हालांकि वो पार्टी बुनियादी तौर पर ये तासुर तो पिछले कोई 15 साल से बड़ा कम हो गया। इसको वापस लाने के लिए मेरे ख्याल से फुल्ली जरदारी साहब फोकस्ड हैं और काफ़ी वक्त वो लाहौर में गुजार रहे हैं। तो ये उनकी ख्वाहिश जो है बड़ी नेचुरल है, और इसके लिए उनका डिमांड एक और भी थी जिसका अभी वक्त नहीं है डिस्कस करने का। वो ये थी कि कहाँ कहाँ उनके कैंडिडेट्स के मुकाबले में नून लीग अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करेगी। अच्छा। इसमें ख़ास तौर से फोकस था साउथ पंजाब का। ठीक है। तो ये चूँकि अब एलाइज हैं और पीटीआई जैसे यानी मुखालिफ धड़े को काबू में रखना है, काबू करना है इस जिन को, तो उसके लिए कहीं ना कहीं, तो आप 2023 की भी खबर दे रहे हैं। जी, यही होगा, ये इत्तेहाद जो है वो कायम रहेगा, ये कायम रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं, इसके अलावा चारा नहीं। अच्छा, इस चारे की आपने जिक्र किया और आपने कहा कि ये इत्तेहाद कायम रखना पड़ेगा। आज उड़ती उड़ती आपकी फाख्ता के पास खबर आई, एक बड़ी अहम मुलाकात जो है वो भी होने जा रही है। क्यों अहम है ये, अगर आप इत्तेहादी कह रहे हैं और इतने क्लोज एलाइज हैं दोनों, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जरदारी साहब, तो ये मुलाकात इतनी अहम क्यों है? एक तो फाख्ता आज काफ़ी थकी हुई है इसलिए कि बड़े चक्कर लगाने पड़े उसको इस्लामाबाद के, तो इस्लामाबाद की खबरें जो है वो काफ़ी गर्म है। देखें जी, ये मुलाकात वाकई बड़ी अहम है, इसलिए कि आपने वो जो कहा जा रहा है ना कि देखा जी जमहूरियत के मज़े आ रही हैं ना, तकरीरें ऐसी कि यानी जिसको कहें कि बड़ी गंभीर किस्म की, जो ख़ास तौर से MQM के लीडर जो बोले हैं। पहले वसीम सजाद साहब जो है, वसीम सजाद कह रहा हूँ, वसीम अख्तर साहब जो हैं वो बोले थे, फिर उसके बाद हमने भूतानी साहब को सुना, खालिद मगसी को सुना, और आज जो है वो तकरीरें जो हैं वो सलाउद्दीन साहब हैं और वो जो साहब कायम खानी साहब हैं उनकी भी सुन ली। तो ये आवाज़ें जब उठती हैं तो फिर इसके कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ता है, कुछ ना कुछ लेना देना। चले, इंतजाम क्या किया जा रहा है, मैं आपसे पूछती हूँ। मैं मुकम्मल कर लूँ बात अपनी। तो मेरे ख्याल से फोकस ये था, क्योंकि एलाइज जो हैं वो आए थे जरदारी साहब की गारंटी पे, इसलिए आज शहबाज शरीफ साहब ने उनसे दरख्वास्त की है कि आप हमारी मदद करें ताकि इनको साथ लेके चला जाए। तो इसके लिए हिकमत अमली बन रही है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने जिक्र किया साबिर कायम खानी साहब का और सलाउद्दीन साहब का, तो मैं चाह रही हूँ कि नाजरीन को भी हम सुनवा दें कि आज असम्बली में जो धुआंधार उन्होंने तकरीर की है, जो बातें हुई हैं, वो क्या थी, सुनिए। मैं इनके रवैये के खिलाफ, इनके बातों के खिलाफ वॉकआउट करता हूं और ये बता के जा रहा हूं कि इनके होते हुए ना असेंबली चल सकती है ना हुकूमत चल सकती है। जनाब स्पीकर, एक और बात, इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सिंध में भी। अरे ये समझते नहीं है लोगों को, जरा सी एक हकीर चीज के ऊपर क्या जवाब दिए इन्होंने। नाराजगी काफी बढ़ती हुई नजर आई। कल आपने इसको जमहूरियत का हुस्न करार दिया, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था वो लड़ाई नहीं हो जाती तो पकड़ के लेके जाते हैं, अच्छा बस करो, ऐसी बातें ना हुस्न को कभी ये क्या हो गया, मतलब गैर पार्लिमानी अल्फाज भी इस्तेमाल थोड़ा सा हुस्न को कभी कभी ग्रहण लग जाता है, फिर उसकी लेपाथोपी दोबारा करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से आज इसीलिए इन दो बड़ों की मुलाकात हुई है कि इस ये जो जहरीलापन था आज की तकरीरों में, इसको किसी तरीके से कंट्रोल, तो खैर गलत लफ्ज़ होगा, इसको किसी तरह से टेम किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि वो किसी न किसी नतीजे पर ज़रूर पहुँचे होंगे। और एलाइज के बगैर ना पहली हुकूमत का गुजारा था और ना इनका गुजारा है। ये सब कुछ के बावजूद दे नीड एलाइज, एंड एलाइज को खुश रखना जो है वो बहुत जरूरी है। बुखारी साहब, आपने बड़ों की बात की, दो बड़ों की, तो पीडीएम के एक और भी बड़े सरबराह जो पीडीएम लेकर चले, शुरू किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे और सिंध में एहतजाज करने जा रहे हैं, वो काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं। वो कल वो उन्होंने जो हमदुल्ला साहब जो है उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने थोड़ी सी उसकी वजाहत की है। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, मौलाना अभी तक सेंट्रल स्टेज के ऊपर है और दरमियान में बैठे, मंजर आम से गायब है। हाँ, वो मंजर आम से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये चूँकि उनके स्पोक्समैन का कहना है इसलिए हमें मानना पड़ेगा। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि कराची के मामलात को लेके थोड़ा बहुत जो है वो नाराज़गी JUI में मौजूद है। और जैसा आपने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पीडीएम की तो तश्कील ही उनकी ज़ेर सदारत कह लें या उनके हाथों तश्कील पाई थी। और ये जो अब अलायंस बनी है, इसका भी सारा सेरा आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान के सर पर है। इवन जब पीपल्स पार्टी नाराज भी हो गई थी तब भी हाँ, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और था। बड़े क्रूशल वक्त के ऊपर उन्होंने उनको बनाया था। मेरे ख्याल से उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो फेड आउट हो गए हैं या उनका कोई रोल नहीं रहा है, वो रोल अपनी जगह मौजूद है। और अगर ये जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ की जो आज की मुलाकात है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी मौलाना फजलुर रहमान की बड़ी ज़रूरत होगी। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है। आप असम्बली की बात कर रहे थे तो असम्बली से याद आया कि एक बड़ी तादाद ऑपोजिशन की असम्बली से बाहर है, लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि वो वापस आना चाह रहे हैं। पता है ना, जेस्चर से, इशारों के नारों से समझ आ जाती है। फाख्ता ये खबर लेके आई है, ये बात दुरुस्त है कि PTI की तरफ से बैकडोर ये कोशिशें हो रही हैं। अच्छा, ये बिल्कुल मैं आपको कंफर्म खबर बता रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से बाकायदा उनको दावत दी जाए कि वो हाउस में वापस आ जाए, उनके तमाम MNAs जो हैं। और इसकी गुंजाइश इसलिए मौजूद है कि अभी तक इस्तीफे मंजूर नहीं हुए हैं, बावजूद इसके कि स्पीकर साहब ने बाकायदा 3-4 दिन बैठ के उनका इंतज़ार किया, उनको इन्विटेशन भेजी गई थी, उनको बुलाया गया था, वो नहीं आए हैं। तो चॉइस इज़ विद द स्पीकर। और मेरी इतला ये है कि स्पीकर साहब जो है अपने सियासी जो कानूनी माहिरीन हैं उनके साथ बैठ के बाकायदा मुशावरत कर रहे हैं कि इसको किस मंतकी अंजाम तक कैसे पहुँचाया जाए। अच्छा, तो अगर तो ये ख्वाहिश मौजूद है। और इसकी एक और बड़ी मज़ेदार चुटकी वाली बात मैं आपको बताऊं कि इन सब अरकान असम्बली जो PTI के हैं, इनके बैंकों में इनकी तनख्वाहें भी जा रही हैं। अच्छा, इनकी मराहत भी जा रही हैं। वो दावा किया गया, एक कंट्रडिक्शन मैंने एक साहब सुनी PTI के हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा, हमने वापस नहीं भेजा। साहब, कौन वापस करता है जी? आज तक कभी ये हुआ? पहले नहीं ली थी इन्होंने। पहले तो 126 दिन से भी ज़्यादा वो बाहर रहे थे, इसके बावजूद आके सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उन्होंने अवेल कर ली थी। तो ये कोशिश अगर होती है तो मेरे ख्याल से असम्बली की क्रेडिबिलिटी भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखना ये है कि ये हु विल बेल द कैट, ये ऐसा कौन करवाएगा और हुकूमत किस अंदाज से उनको ये। अच्छा, फेस सेविंग क्या चाहिए इनको? आपने बड़े वसूख से ये खबर दी है कि वो वापस आना चाह रहे हैं और राब्ते भी कर रहे हैं। मैं करूँ आपसे अर्ज ये कि वो खुद ही आके बैठ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। वही ना, वो तो बाकायदा इस्तीफे दे के और फिर बड़े बड़े ऐलानात जो खान साहब ने किए थे वो भी आपके सामने है। तो इसके लिए एक बाकायदा इन्विटेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ज़रूरी है। ठीक है, हुकूमत उनसे उन डेलीगेशन भेजे। और इसका तस्करा तो खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि हम चाहते हैं कि वो अगर वो है आपके पास शॉर्ट तो सुनवा दें आप। जी, वो खुर्शीद शाह साहब ने भी इसका तस्करा किया और जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो नाज़रीन आगे आपको ले सुनवा जाएंगे देते हैं। उनके इस्तीफाएं उसी दिन अप्रूव कर सकते थे,
क्योंकि उसके डिप्टी स्पीकर ने उनकी इस्तीफ़ा अप्रूव कर दी थी, आपको याद होगा। मगर कोशिश ये रही है सियासत में तलखी से बचना चाहिए। आज भी हम इनको कहते हैं कि आ जाए, वो असेंबली में अभी हैं, पार्लियामेंट के अंदर वो अपने अपने कमरों में घरों में रहते हैं, तनख्वाह वो लेते हैं। अभी हमने फैसला किया, उनको बुलाया है, अभी वो उसमें नहीं आते हैं तो उसके बाद बैठ के फैसला करेंगे। साहब ने क्या कहा, दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब मना कर रहे हैं मुनहरिफ अराकीन को कि हुकूमत का साथ नहीं देना, खबरदार अभी भी वापस आ जाओ, वक्त है। तो आप कह रहे हैं कि देखिए ना, दो सूरतें। एक तो उनको फसाद अपना कायम रखना है। खान साहब ने जो आसमानी दावे किए हुए हैं अपना कायम रखना और अपना नैरेटिव बना के रखा हुआ है, तो फवाद चौधरी या इस तरह के दूसरे जो लीडर हैं उनकी ये मजाल नहीं है कि उसको वो वैसे अंडू कर लें। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि खान साहब ना चाहें और लोग असेंबली में वापस आ जाएंगे, भी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए खान साहब ये चाह रहे हैं, थोड़ा सा ना का मसला है, थोड़ा सा ईगो का मसला है। आपको पता है खान साहब का ये तो बड़ा पुराना मसला है कि कोई मिन्नतें करे जी उनकी, आके कहें उनको कि जी खुदा के लिए आप वापस आ जाएं। ऐसा लग रहा है वैसे हुकूमत मिन्नतें करने के मूड में है। मेरा ख्याल ये है कि अगर बेटर सेंस प्रिवेल्स, ये इम्कान खारिज से इम्कान नहीं है ऐसा होना, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये हो जाए। ये कब होगा, ये बहुत अहम फैसले होने वाले हैं पंजाब के हवाले से भी। खुद वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला जाता है, इसके बाद होगा या इससे पहले होगा, इसका सारा दारोमदार पीटीआई की मर्जी पर है। अगर वो चाहते हैं कि उन्होंने असम्बली के अंदर, ये आवाज़ें हमें उनकी पार्टी के अंदर से भी सुनाई दे रही हैं। अच्छा, बहुत सारे की लोग जो उनके जो अहम लोग हैं, उन्होंने अपनी क़यादत से यानी खान साहब से ये मुतालबा किया है कि हमें ये मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए और जाके बैठना चाहिए हाउस में, ताकि हुकूमत अपनी मनमानी ना कर सके। और ये एक बात मैं और बता दूं, अगर वो आ जाए, 155 लोग जब बैठ के हुकूमत की यानी पॉलिसी मेकिंग पर, उनके फैसलों पर असरअंदाज होंगे, जब उनकी लेजिस्लेशन को क्रिटिसाइज करेंगे, औखा हो जाएगा, बहुत औखा हो जाएगा। खास तौर पर ऐसी जमात जो ऑपोजिशन करना जानती है, मतलब वो हुकूमत में रहकर भी कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के माइंडसेट के साथ चले। बहुत ही क्लोज दोस्त हैं इमरान खान साहब के, जिन्होंने उनके बारे में कहा था कि ही कैन नेवर बी ए गुड रूलर, he can always be an excellent opposition leader। चलें, ये तो साबित भी हो रहा है, नज़र भी आ रहा है। लेकिन बुखारी साहब, कहीं बयानिया गलत नहीं हो जाएगा तहरीक इंसाफ का? असम्बली के अंदर भी हमने ऐसे जुमले सुने हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो सुनने को तो नहीं मिलेगा। अपने लिए जो कारकुनान है पीटीआई के, वो तनकीद नहीं करेंगे, मीडिया तनकीद नहीं करेगा। आपकी सादगी पे मुझे प्यार आ रहा है। आप उस लीडर की बात कर रहे हैं हम, जो ये समझता है कि बड़े से बड़े लीडर की पहचान ये है कि वो कितनी जल्दी कितने ज़्यादा यू टर्न लेता है। तो इमरान खान साहब ने कौन से यू टर्न नहीं लिए हैं? 105 के करीब उनके वादे थे जो उन्होंने कंटेनर पर किए और इलेक्शन कैंपेन पे किए, उन पे 210 यू टर्न है, यानी 2 गुना ज़्यादा है। यू टर्न के ऊपर भी यू टर्न है, तो इसलिए उनके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। बिल्कुल सही, आसानी से हो जाएगा। आगे भी बात करेंगे हम बुखारी साहब, और भी खबरें हैं कुछ। अब लंदन से आना जाना लगा हुआ है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इस पर भी बात होगी। एक ही ख़ानदान में जो रिफ्ट नज़र आ रही है और डोलती हुई कश्तियों में सवार हैं कुछ लोग, उस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे। अभी तो ये वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं कुछ हिंट्स देकर गई, बुखारी साहब उस पर आपसे बात करना चाहेंगे। लंदन आना जाना बहुत से लोगों का लगा हुआ है या होने वाला है, ऐसी बड़ी खबरें आ रही हैं। सबसे पहले तो आपने उस दिन बताया कि 20 जुलाई के करीब जो है वो इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं, जा कौन रहा है? हाँ, ये बात करते हैं। मेरे ख्याल से जो हमारी फाख्ता है उसने नेशनल फ़्लाइट्स बहुत सी की थी, तो हमने कहा थोड़ी सी ज़रा इंटरनेशनल फ़्लाइट भी हो जाए। तो लंदन का वो फेरा लगा के आई हैं, मज़े मज़े की खबरें लेके आई हैं, शेयर करते हैं अपने नाज़रीन के साथ। देखिए, पहली बात तो यह है कि जैसा हमने कहा था अपने प्रोग्राम में कि इसहाक डार साहब आ रहे हैं, लेकिन उनका आना जो है वो इट्स नॉट ए स्मूथ सेलिंग। तो बहुत सारे जो मराहिल हैं उन्होंने तय करने हैं। एक तो उन्होंने सीनियर पैनल्स का, लॉयर्स का एक पैनल तश्कील दिया है, जिसकी जो क़यादत है वो करेंगे सुलेमान असलम भट्ट साहब, जो अटॉर्नी जनरल साबिक, और आपको याद होगा कि यही पनामा के केस में नवाज शरीफ के लिए भी पेश हुए थे। इसी तरीके से साथ साथ ये भी खबर है कि ये सिर्फ इसहाक डार साहब ही नहीं कर रहे हैं, ये होगा लिटमस टेस्ट, एक तरह का टेस्ट केस। अच्छा, कि ये जाते हैं वहाँ तो इनको किन मराहल से सामना करना पड़ता है और पीछे पीछे
नवाज शरीफ साहब जो है वो तशरीफ़ लाएंगे। तो ये चूँकि ठीक है। मामला उन्होंने भी इसी तरीके से सीनियर लॉयर्स के साथ मशावरत भी शुरू कर दी है और पैनल भी एक बना दिया है कि उनकी वापसी को हमवार बनाने के लिए रास्ता जो है उनका, उसके लिए वो काम करें। तो ये दो तो बहुत आने थोड़े से गैप के साथ होने जा रहा है। जो जाने वाली बात आपने की थी वो बड़े मज़ेदार है। इमरान खान साहब जो है उन्होंने फैसला किया कि वो जुलाई में लंदन जाएंगे। अच्छा, या। लंदन जा रहे हैं, मगरिब जा रहे हैं, ये भी जिसका वो जिक्र फाख्ता करते जो हैं है वो बहुत खबर बार। लेके आई है कि वो लंदन जा रहे हैं और वो कितनी देर वहाँ ठहरेंगे उसका दारोमदार जो है वो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर होगा। अच्छा, अगर तो नतीजा उनके हक में आता है तो फिर कुछ और होगा, लेकिन अगर हक में नहीं आता है तो फिर वो क़याम तवील हो सकता है वहाँ। देखिए उनकी जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। और आपने देखा ये कि जब एजिटेशन चल रहा था या जब भी प्रोटेस्ट की कॉल दी जाती है तो वहाँ पर भी लोग जो है वो बाहर निकलते हैं। जी। जो मुझे ख़तरा है वो ये है कि जब वो वहाँ होंगे तो यकीनन उनके जो सपोर्टर हैं वो नवाज शरीफ के घर के पास जाने की उनको काफ़ी आदत पड़ी हुई है, जिसके जवाब में पिछले दिनों में नून लीग के लोग भी गए थे जमैमा के घर, अगर आपको याद हो। ये अगर वहाँ हुआ तो काफ़ी बदमज़गी होगी, इसलिए कि पाकिस्तान की बहुत बदनामी हो रही है। खड़े होकर इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल फोरम्स पर जहाँ जहाँ भी वो गए उन्होंने यही साबित किया कि कौम चोर है, इसकी लीडरशिप है वो डाकू है। तो फिर साथ ही वो तवक्को भी रखते हैं कि लोग आए और यहाँ लेकिन इन्वेस्टमेंट करने करें। क्या कैसे? चाह रहे हैं, मतलब वोटर्स ये मेरा- जानना चाहेंगे, इतनी बड़ी तहरीक उन्होंने पाकिस्तान में शुरू कर रखी है। हाँ, मेरे प्रोटेस्ट ख्याल से की, एहतजाज की। उनको आपने देखा होगा कि जब से राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी वजारत संभाली है और जिस तरह की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है खान साहब के बारे में, तो खान साहब डरे हुए तो हैं, ये तो मैं कोई दो राय नहीं है। वो जमानत लिए जब बगैर तक बनी उनकी गाला नहीं आए। जमानत नहीं आई वो बनी गाला तक वापस नहीं आए और लाहौर के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो एक तो वो थोड़ा सा रिलैक्स चाहते हैं, काफ़ी हैक्टिक रहा है उनके लिए पीछे से। तो मेरे ख्याल से आराम करना तो खैर इज़ नॉट ए राइट वर्ड, लेकिन वो जाना चाहते हैं टू हैव द पल्स के वहाँ लोगों की पल्स क्या है। उनका अभी कोई शेड्यूल वगैरह तो नहीं बना है, लेकिन ये तय है कि वो जा रहे हैं। अच्छा, और उनके साथ कुछ लोग, पार्टी के सीनियर लोग भी जाएंगे। तो उनका एजेंडा क्या है इस पे मेरे ख्याल से बात करना अभी थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि ये थोड़ी सी इम्पल्सिव मूव हो जाएगी, खासतौर पर जब उनकी लाइफ थ्रेट्स भी हैं। पीटीआई के रहनुमा बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं जी अफगानिस्तान में पैसे दे दिए, जी उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, और ऐसे में बाहर जाना इम्पल्सिव मूव नहीं कहलाएगा ये? देखें, ये मेरे ख्याल से इसमें हकायक कम है और फसाद ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, ये क्योंकि जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो इनके इस दावे के बाद कि मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है, काफ़ी सारा एजेंसियों ने काम वाम किया है, लेकिन उनको कोई ऐसा क्लू मिला नहीं है। और कुछ वो कोशिश ये भी हुई थी कि इनके जो मुलाजमीन हैं उन सारों की ज़रा थोड़ी सी स्क्रूटनी की जाए, तो वो अपने मुलाजमों के नाम तक देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये जो कत्ल करने के थ्रेट जो है इसके अंदर काफ़ी जो है वो हवा भरी गई है इस गुब्बारे में। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, क्योंकि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते ये। जी। तो मेरे ख्याल से यही कह सकते हैं हम कि थोड़ा सा जा रहे हैं वो अपने जो वहाँ सपोर्टर हैं उनको ज़रा थपकी शपकी देने के लिए और ज़रा पल्स फील करने के लिए कि वहाँ लोग क्या सोच रहे हैं और क्या हो रहा है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो लंदन से कहीं और भी जाएं, अच्छा, लेकिन लंदन वो बहरहाल जा रहे हैं। लंदन तो वो बहरहाल जा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इसाक डार साहब का जिक्र कर रहे थे, एक तरफ तो उनको चैलेंजेस होंगे, आपने कहा एक पूरी राह हमवार भी होगी, और फिर बाकियों के लिए, ख़ासतौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता खुलेगा। मुआशी तौर पर स्टेबिलिटी आएगी या नहीं? फ़िलहाल हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं, ख़ासतौर पर सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट मसला लोड शेडिंग का जा रहा है, बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ता जा रहा है, फिर खबरें आ रही हैं पेट्रोल और महंगा होने जा रहा है, कहीं लेवी लग रही है। ये मुआशी तौर पर स्टेबिलिटी ला सकेंगे, वो ये गारंटी है? देखिए, कुछ कोशिश तो मिफ्ता ने की है, वो IMF के साथ डील किया उन्होंने, कुछ पॉलिसीज़ उन्होंने की है, हर रोज़ असम्बली के फ्लोर पर भी वो डिफेंड करते हैं जी। लेकिन उस तरह का रिलीफ जिस तरह का आवाम तवक्को कर रही है या जो उनको मिलना चाहिए उससे अभी बहुत दूर है। इसाक डार साहब के बारे में ये बात एस्टेब्लिश है कि वो ही इज़ ए मैजिशियन ऑफ फिगर्स। वो सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए अपनी जो उनका हुनर है, जो उनकी स्पेशलिटी है, वो इस्तेमाल करते हैं। और माजी में हमने देखा कि बहुत सारी जगह उन्हें बहुत कामयाबी मिली। मिसाल के तौर पे उन्होंने डॉलर को एक हद से आगे नहीं जाने दिया, और चूँकि डॉलर कंट्रोल में रहा लिहाजा तेल की कीमतें भी कंट्रोल में रही, पेट्रोल भी हद से आगे नहीं बढ़ा। और उनके बारे में एलिगेशन ये है PTI की तरफ से कि जी वो फिगर फजिंग करते हैं, लेकिन वो अगर हम मुआजना करें उनका तो PTI ने भी कम फिगर फजिंग नहीं की है। वो
4 साल जो है उनके लोगों की चीखें निकलती रही, लेकिन उसके बावजूद उनका दावा ये है कि इकॉनमी हमारे दौर में जैसी थी ऐसी पाकिस्तान की कभी इकॉनमी रही नहीं है। कभी हिस्ट्री में नहीं तो रही। हाँ, वो मतलब दावे की हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये तवक्को रख रहा हूँ और मेरी तवक्को जो है अनफाउंडेड नहीं है कि जब इसहाक डार वापस आएंगे वो पहले तो सेनेटर का हलफ उठाएंगे जी, जी। और उसके बाद अगर उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है जिसका उन्होंने इशारा किया कि मेरा फैसला नहीं है तो क़यादत फैसला करेगी, तो यकीनी तौर पे वो कुछ ना कुछ इकदाम ऐसे ज़रूर करेंगे जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल होने में मदद मिलेगी। इसकी मुझे अंदर से यकीन है, उम्मीद है। और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, हालात बेहतरी की तरफ जाते ही हैं। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन, एक तो इतनी सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि बुखारी साहब से पूछते पूछते खुद भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। बुखारी साहब, हर जमात का एक अलग ही सीन भी चल रहा है, ऐसे में काफ लीग बड़ी इंटरेस्टिंग मोड़ पर खड़ी है कि फेडरल में वो वजारतों के मज़े ले रहे हैं, हुकूमत के साथ हैं, और प्रोविंस में, पंजाब में ख़ास तौर पर जहाँ एक तलवार लटक रही है, वो कह रहे हैं जी हम नून लीग का साथ नहीं देंगे। चौधरी शुजात साहब ने कहा कि परवेज़ इलाही साहब देखें सिमल, जहाँ पॉलिटिकल टर्मोइल हो ना वहाँ इस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं जो बैलेंसिंग पार्टीज़ होती हैं ना, जो किसी भी सूरत हाल में जिस तरफ बैठ जाएं उस तरफ का पलड़ा भारी हो जाता है, उनको ये एडवांटेज होती है कि वो इस तरह के एक टिकट में 2 मज़े लेते हैं। ये यकीनी तौर पर बात दुरुस्त है कि वहाँ पर नून लीग से सीटें ली हुई हैं, लेकिन वो धड़ा जो है वो चौधरी शुजात साहब का है और यहाँ वजारत आला की नॉमिनेशन भी ली हुई है और स्पीकरशिप भी कर रहे हैं पिछले 4 साल से। तो ये बात तो ठीक है, इसको आप उनकी पॉलिटिकल विजडम कहें, आप उनको उनकी पॉलिटिकल एडवांटेज कहें या जो मर्जी उनको नाम दे लें, लेकिन मज़े वो ले रहे हैं। अब सूरत हाल थोड़ी सी गंभीर होने जा रही है, इसलिए कि अगर फ़र्ज़ करें हमज़ा का इलेक्शन जो है वो कलअदम हो जाता है तो री इलेक्शन तो होगा, अगर हो जाता है। ये बहुत भारी दिल से मफरूज़ा है, लेकिन आप कह रहे हैं मफरूज़ा है तो, और वो उनको इलेक्शन लड़ना पड़ता है दोबारा, तो फिर उनको सपोर्ट तो चाहिए होगी। चौधरी शुजात साहब ने मेरे ख्याल से बड़ा दिल करके कहा है कि अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो हम वोट जो है वो परवेज़ इलाही को ही देंगे। लेकिन जो इस सियासी गहमा-गहमी ने उनके ख़ानदान का हाल कर दिया है वो बहुत तकलीफ दे है। चौधरी शुजात जो हैं वो रवायात के आदमी हैं और उनकी जो, आप यूँ समझें कि जो उनकी ख़ानदानी रवायात हैं वो उसके अलंबरदार हैं। इसी तरह से उनको जहाँ भी वो जाते हैं उनकी इज़्ज़त अफजाई इसी तरह की जाती है। लेकिन अब जो कुछ हो गया है, जिस तरह के बयान चौधरी वजाहत ने दिए हैं, जो हुसैन इलाही बयान दे रहे हैं, उससे उनका वो जो बड़ापन है उसको कंप्रोमाइज़ करने की या उसको छोटा करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन इसका नुकसान मैं यकीन से कह सकता हूँ कि परवेज़ इलाही और मोहन इलाही दोनों को होगा। अच्छा, दोनों को हो रहा है और मेरे ख्याल से ये जो सियासी झंझलाहट है वो खुद भी महसूस कर रहे हैं। तो वैसे आपस में बैठ के कभी कहते होंगे कि की हो गया, कितने फंस गए? ये बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू है ये, मतलब है क्योंकि है तो प्योर पंजाबी ना, तो इसको कहीं ना कहीं थोड़ा तो तफसील से अगर टच कर लें। देखिए, 2 बातें हुई हैं। एक तो ये कि जरदारी साहब जब बीच में पड़े थे तो उन्होंने पंजाब की वजारत आला बाकायदा उनके नाम लिख दी थी नून लीग की कंसल्टेशन से, और बात यहाँ तक पहुँची थी कि बाकायदा दुआए खैर हो गई। लेकिन वो रात को वो एक फोन आया चेयरमैन वापडा का मोहन इलाही साहब को, और उसके बाद सारी दुनिया बदल गई। आज तक भी लोग नहीं समझ पाए कि ओवरनाइट ऐसा क्या हुआ कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात साहब के रास्ते अलग हो गए। ये इबहाम तो मैं नहीं कहूँगा, ये बात अभी भी दबी हुई है, लेकिन निकलेगी ज़रूर। और इसने जो ख़ानदान का हाल कर दिया हुआ है उसके बारे में देखें ना, एक तो ये कि मोहन इलाही साहब की जो बर्क रफ्तारी है उसने थोड़ा सा चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी नुकसान ज़रूर पहुँचाया है। जैसा मैंने कहा, वजारत आला तो उनके घर आ गई थी, वो तो आ ही गई थी, वो उधर से भी आ गई तो फिर इधर से भी हो गई, एक ही बात थी। उनके हाथ से निकल गई। इधर से तो अभी आने का इम्कान है ना, उधर से तो बाकायदा फैसला हो गया था और हमजा और शहबाज शरीफ इसके ऊपर राजी हो गए थे और लंदन से भी इसके ऊपर ओके आ गया था। आपको पता है जरदारी साहब तो अपने तर्ज के जादूगर हैं। जी जी। लेकिन वो घर के अंदर की जो तकसीम है, घर के अंदर की जो जोड़ तोड़ है, या यूँ समझें जो एक दूसरे से आगे दौड़ने की जो ख्वाहिश है, उसने सारे की एक राय पर पानी फेर। लेकिन ये हुआ क्या, मतलब बेटे के पीछे लगकर ये सारा मामला आगे गया? कॉमन परसेप्शन ये है कि मोहन इलाही साहब ने परवेज़ इलाही साहब पर परवेल किया और उनसे वो काम करवा दिया जो पूरी यानी चौधरी बरादरान के तमाम सियासी
और ख़ानदानी दुश्मन नहीं करा सके, वो इल्ज़ाम ये है कि वो मुनसलाई नहीं करा। अच्छा, लेकिन जेस्चर तो अभी भी दिया जा रहा है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वापस ताल्लुकात जुड़ने की बात भी होगी या देखिए नहीं होगी, आपके पास क्या इत्तलात है? ये भी हमारे इल्म में है, क्योंकि ये बड़ी बात है ना, उनको ये पंजाब में सपोर्ट हमारे करेंगे। इल्म में है ये बात भी, और ये फाख्ता की भी इतला है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मुनस साहब जो हैं वो एक अहम शख्सियत से मिले हैं इस्लामाबाद में। अच्छा ये भी बड़ी पक्की खबर मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और वो उन्होंने कहा है कि जी हमारे लिए कोई सेफ फेस सेविंग का रास्ता निकालें, सुलह सफाई भी कराएं। सुलह सफाई भी कराएं, ख़ानदान में तो बाद में हो जाएगी ऑटोमेटिकली, लेकिन सियासी तौर पर जो नुकसान में पहुंचा है, क्योंकि देखें वजारत आला तो गई, वो तो अब इलेक्शन होगा अगर कोर्ट इजाज़त देगी तब हो। स्पीकरशिप भी एट स्टेक है, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल हुआ है, बिल्कुल। और अगर अगला इजलास होता है जिसकी सदारत वो खुद नहीं करेंगे तो वो स्पीकर के तौर पे भी गए से गए। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस बात में मुझे थोड़ी सी सच्चाई और थोड़ा सा वजन दिखाई देता है कि यकीनी तौर पर ये ख्वाहिश होगी कि बजाय इसके कि बिल्कुल सब कुछ ही हाथ वाथ झाड़ के घर बैठ जाए, उससे बेहतर है कि फेस सेविंग लेके और कुछ ना कुछ जो है वो बचा लिया जाए। सही। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है हर कोई फेस सेविंग चाह रहा है, हर कोई कहीं ना कहीं कोई आर्ग्यूमेंट ढूंढ रहा है, कोई पॉइंट ढूंढ रहा है जहाँ पे उनको फेस सेविंग मिले। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ऐसे ब्लंट होते जा रहे हैं कि उनको फेस सेविंग नहीं चाहिए। अब मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी बात की जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने की है। इससे पहले कि हम तस्करा और गुफ्तगू आगे बढ़ाएं, मैं आपको सुनाना चाहूँगी उन्होंने कहा क्या है। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की, बिल्कुल की, और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया किसने? पीटीआई ने। बिल्कुल बरमला कह रहा हूं, और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से एमपी होता। एक तो ये हर चीज़ का क्रेडिट हर एक को अपने ऊपर लेने का बड़ा शौक है। वो कह रहे हैं पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर मैं एमपी होता, क्योंकि वो इशारा कर रहे हैं कि फिर वो वजीर आला होता। आज जो कुछ शाह महमूद कुरैशी साहब की बात आपने मुझे सुनवाई है, उससे लगता है कि वो जो बकौल शायर इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, यानी वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का ये कह रहा है कि मुझे मेरी पार्टी ने पंजाब में एमपीए का इलेक्शन हरवा दिया। पहली बात तो मैं कुरैशी साहब से पूछना चाहता हूँ कि हज़रत ये आप 4 साल खामोश क्यों रहे इसके ऊपर? ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई लोगों को? उनका इशारा जो है ये आपको पता किस तरफ था? ये जहांगीर तरीन साहब के ऊपर मुलबा डाल रहे हैं ना कि उन्होंने साजिश की मेरे खिलाफ और मुझे इलेक्शन हरवाया। देखिए ये तो एक बहुत खुशफहमी है कि अगर मैं होता तो क्या होता और मैं होता तो यूँ होता। ये उस वक्त की जो पीटीआई है उसमें 5 धड़े बन गए थे वजारत आला के उम्मीदवारों के। जी जी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब उस वक्त भी उम्मीदवार थे, आपको याद होगा फवाद चौधरी साहब भी उम्मीदवार थे, आपको याद होगा चौधरी सरवर भी उम्मीदवार थे। जी जी। और ये शाह महमूद कुरैशी साहब तो थे ही, और अलीम खान साहब भी थे। जब एक पार्टी एक सूबे में 5 पावर बेसिस बन के और 5 बार उम्मीदवार होते तो बताएं किस किस को खान साहब मोबिलाइज करते? उन्होंने फिर गुलजार साहब उन्होंने को कहा मोबिलाइज कि किया। इनमें से कोई भी नहीं, और एक ऐसा वसीम अकरम प्लस दिया जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूँ ये वजीर आला रहेंगे। पता चला एक ही दिन में दोनों नहीं रहे। तो ये इसको कहते हैं मैं इसलिए रही हूँ कि ये एक्चुअली yeah. एग्जैक्टली आयरनी ऑफ फेट जो है वो हुआ। लेकिन पीटीआई के धड़े तो बड़े अरसे से नजर आ रहे थे सर। ये इलेक्शन 2018 से पहले भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जब इनके हुए थे सब कुछ खुलकर सामने आ गया था। लेकिन अब ये धड़ेबंदी क्यों सामने आ रही है? अब क्यों शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं? क्या अपने इलाके में इलाकाई सियासत को वो पीटीआई के ऊपर फ़रोग देना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? देखिए उनके बेटे के लिए सीट जीतना वहाँ से काफ़ी मुश्किल है, इसलिए कि जो पिछले कैंडिडेट थे जो पीटीआई के जीते थे उसी को नून लीग ने अब टिकट दे दी है। तो ये डबल एच हो गया ना, एक उनकी अपनी सपोर्ट जिसके ऊपर वो जीते थे पिछली दफ़ा और एक नून लीग की सपोर्ट। तो ये उनकी जो ये परेशान कुन गुफ्तगू आपने सुनवाई है, ये जिस कैफियत से वो आजकल 2-4 हैं उसकी बुनियादी वजह ये है कि उनको अपने बेटे का इलेक्शन ज़रा थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात ये कि मैंने पहले कहा और फिर दोहरा रहा हूँ कि पीटीआई में धड़े हमेशा से रहे हैं, आज भी हैं। एक पार्टी का धड़ा ये समझता है कि खान साहब को एक ख़ास विशेष सर्कल ने घेरा हुआ है, उनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है जो सुबह शाम दिखाई देते हैं वहाँ। ये उनकी दुनिया बनी गला से शुरू होती है और बनी गला में ख़त्म हो जाती है। इससे भी बहुत से पार्टी के लोग नाराज़ हैं, नाराज़ नहीं है तो नाला ज़रूर है। तो ये तो पीटीआई का हमेशा से रहा है, इसलिए कि इंडिजिनस पार्टी तो थी नहीं, बनी तो थी माइग्रेटरी बर्ड्स पर जी।
तो फिर ये हाल फिर नतीजा होगा। तो ये होता ही है। और आपने जहां कहा कि बहुत से लोग नाराज़ हैं, यही वजह है कि पीटीआई के बहुत से फाउंडिंग मेंबर्स अब कहीं नज़र ही नहीं आते हैं, किसी जलसे में, किसी तहरीक में। बहरहाल जी, हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो बजट डिस्कस करेंगे और बजट के साथ साथ एफबीआर का जो ड्यू क्रेडिट है वो उसको ज़रूर देंगे। 29% ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया, लेकिन क्या ये क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी जाता है? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और कौमी असम्बली में बजट 2022-23 मंजूर हो गया, बुखारी साहब मंजूर हो गया है और बहुत से ऐसे शिक और ऐसे पॉइंट्स हैं उसके अंदर जो आज सारा दिन हेडलाइंस का हिस्सा रहे, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में डिस्कस होते रहे। ना आवाम खुश लगी, आवाम तो खुश है ही नहीं, लेकिन अरकान भी खुश नहीं लगे इससे। देखें, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आवाम को एज सच रिलीफ तो कोई नहीं मिला, चाहे वो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से है, चाहे वो बिजली की कीमतों के हवाले से है, चाहे वो गैस है। हर चीज़ जो ज़रूरत की है वो बढ़ गई है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सैलरीड क्लास है, जो सबसे बड़ा सोर्स थी एफबीआर के इनकम टैक्स कलेक्शन का जी। उसकी तो तबाही फेर दी है। कोई दो राय नहीं है इसके बारे में कि अगर आपकी सैलरी जो है 1 लाख तक है तो इतना टैक्स है, 1 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर मजीद इतना टैक्स है, यानी फिक्स टैक्स भी है और फिर आपको परसेंटेज के एतबार से भी पैसे देने हैं जी। तो जो एक क्लास ऑलरेडी दे रही थी उसको और निचोड़ के उसकी सांसें रोकने की कोशिश है। मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये कहने में कि ये बजट जो है इससे अवाम का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। अवाम दोस्त बिल्कुल नहीं था। अवाम दोस्त मैं तो नहीं कह सकता जी, आपने कहना तो कह लें, मेरे बस की नहीं। IMF दोस्त ज़्यादा लग रहा है, लोग ये कह रहे हैं। अब यहाँ आ जाएं आप कि क्या इसका सारा जो क्रेडिट है या डिसक्रेडिट है वो इस हुकूमत पर डालें आप, या आप IMF के उस मुआहदे की सूरत में जो 175 सफ़े का मुआहदा है उसमें अगर आप देखें तो फिर जिम्मेदारी जो है वो पार्शली PTI के ऊपर भी है। क्योंकि 2-3 दफ़ा जो वापस जाना पड़ा है मिफ्ता इस्माइल साहब को, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो कुछ वहाँ कमिट किया हुआ है हमने उसकी वायलेशन हुई थी। मिसाल के तौर पे ये जो स्लैब है, ये 50,000 से जो 1 लाख कर दिया था, ये वापस इसीलिए हुआ है कि हमने वहाँ लिख के ये दिया हुआ था कि हम यहाँ रिलीफ नहीं देंगे। सो एक इतना बड़ा स्टेप इनिशिएटिव लेके हुकूमत को अपने लफ्ज़ खुद यानी वापस लेने पड़े हैं, ये छोटी बात नहीं है, बड़ी एम्बैरसिंग बात है हुकूमत के लिए, लेकिन ये करना पड़ा इसलिए कि वो मुआहदा जो किया था ये उसकी शिक थी। तो इसका पार्शियल डिस्क्रेडिट जो है वो पिछली हुकूमत को है। पेट्रोल की प्राइसेस पर भी है। ये सब कुछ सारी सूरत हाल इस वक्त चूँकि लिंक्ड है IMF के उस मुआहदे के साथ, इसलिए इसका अगर अच्छा कुछ हो रहा है तो भी क्रेडिट शेयर होना चाहिए, और अगर बुरा हो रहा है जो कि हो रहा है तो उसका डिस्क्रेडिट भी दोनों को शेयर करना चाहिए। डेफिनेटली होना चाहिए। तो फिर ये क्रेडिट और डिस्क्रेडिट जो है वो एफबीआर में किसको जाएगा? मतलब एफबीआर की तारीफ तो बनती जो ही है। परफॉर्मेंस हुई है जी। जो यकीनी तौर पर काबिल सताइश है। इसने इससे पहले भी एक अच्छा काम किया था, जो टैक्स कलेक्शन थी पिछले साल की उनकी फिस्कल ईयर की, वो भी बहुत अच्छी थी। FB क्रेडिट देंगे, लेकिन FBR जो है चूँकि हुकूमती पॉलिसियों पर चलता है, लिहाजा उसका क्रेडिट पार्शली अगर आप PTI को भी दे दें तो मुझे तो इस पर ज़ाती तौर पे मेरे ख्याल से तो बड़ा क्रेडिट जो है वो PTI को जाता है, क्योंकि नून लीग के क्रेडिट में पिछले दौरे हुकूमत में ये नहीं था, मिलना चाहिए, वो अपना हदफ पूरा ही नहीं कर पाते थे। हाँ, मेरे ख्याल से मिलना चाहिए और मिलेगा भी। मतलब आप लोगों से झूठ बोल सकते हैं लेकिन हकायक छुपाए नहीं जा सकते। अब आगे टैक्स कलेक्शन भी करनी है और बड़े बड़े फिगर्स जो हैं वो मिफ्ता अभी तो बड़ी मंजिलें तय करनी है। अभी तो ये इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी मेरे ख्याल से प्रेशर अवाम के ऊपर और पड़ेगा। सही है, लेकिन बुखारी साहब 60 खरब रुपए इकट्ठा कर लिया। 60 खरब एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। हुकूमत के पास फिर भी जहर खाने को पैसे नहीं है। देखें, हुकूमत के पास करने को बहुत काम है, वो जहर खाना नहीं चाहते इसलिए पैसे नहीं। हाँ, मेरे ख्याल से ये आप कहें कि मुश्किलात इतनी बढ़ गई हुई हैं कि उन सबको टैकल करने के लिए आपको अदारों की बेहतर परफॉर्मेंस और टैक्स कलेक्शन ख़ास तौर से ये बहुत ज़रूरी है कि ये वो टारगेट अचीव करें। ये टारगेट अचीव करेंगे तो इम्कान बन जाता है कि लोगों को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा। वो आप सब्सिडी देने की पोजीशन में आ जाते हैं ना, क्योंकि आपके पास पैसे होते हैं। लेकिन आपने इदारों की कारकर्दगी की बात की। अभी कुछ देर पहले मैं एक बात कर रही थी, लेकिन वो कहीं सियासी बातों में गोल हो गई, और वो बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से। तो लगता है आपके घर में लाइट आ रही है, प्रॉपर लाइट नहीं जा रही? देखें, गुजारिश ये है कि मेरे घर में अगर आ रही है और
4000 घरों में नहीं जा रही है तो मेरे घर में आना कोई क्रेडिबल बात नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हालात वाकई लोड शेडिंग के एतबार से ख़राब है। इस हुकूमत का पहली जो एम्बेरसमेंट मैं समझूंगा वो ये है कि इन्होंने कहा था कि 2 महीने के अंदर लोड शेडिंग का हम खात्मा कर देंगे। चलिए, आपने वादा किया, पूरा नहीं हुआ, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन 1 महीने के बाद आपके वजीर यानी जो एनर्जी के वजीर हैं, पावर के जो तवानाई के हैं, उन्होंने कहा हमने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी है। अगर आपको याद हो, वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा सर कि 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग कहीं मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक है, तो इस पर मेरे ख्याल से हुकूमत को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। वजूहात बेपनाह हो सकती हैं। वजूहात उन्होंने बताई कि जी वो ईंधन आपने ऑर्डर नहीं किया था, जी वो तेल नहीं पहुंचा, जी उनके पास ईंधन की कमी है, जी इनको सर्कुलर डेट के पैसे नहीं दिए हैं, जी जवाब आप बेपनाह घर सकते हैं, लेकिन अगर ये जवाब सारे थे तो फिर आपने वादे क्यों किए? सही बात है। और अगर आपने वादे किए हैं और आप भी पूरे नहीं कर रहे हैं तो फिर आप पिछली हुकूमत को कैसे कर्ज कर सकते हैं? और फिर वादों का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो फिर वो वादा भी याद आता था कि जून के आखिर में बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी और फिर कहीं वज़ीर आज़म आकर कहते हैं कि जुलाई में इससे भी ज़्यादा होगी। अवाम बेचारे पिसते चले जा रहे हैं, रिलीफ कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। और फिर खान साहब ऐसे में जब स्टेटमेंट देते ना, सोशल मीडिया था कि हमारे दौर में तो इतनी बिजली नहीं जाती थी, तो किसी ने नीचे लिखा हुआ था कि सर आपको जब हुकूमत मिली थी तब भी बिजली नहीं जाती थी, एक स्टेबिलिटी जो है वो आपको मिली थी। सही बात है, लेकिन ये कि लोड शेडिंग का मेनेस जो है ये पिछली हुकूमत से इनहेरिट किया है इस हुकूमत ने, और हमें सिर्फ तवक्को रखनी चाहिए कि इस हुकूमत को फोकस करना चाहिए कि वो जो गलतियाँ उन्होंने की थी वो ना दोहराएं, क्योंकि अगर अवाम इसी तरह पिसते रहे, चाहे वो बजट की इम्प्लीमेंटेशन है उसकी वजह से या उनकी ज़िंदगी अजाब है लोड शेडिंग की वजह से, तो इनके खिलाफ खड़े होने में भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं बुखारी साहब। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी, बहुत शुक्रिया आपका। आप भी इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।